वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूव इन एजुकेशन। आज का जो लेसन प्लान है वो है हिस्ट्री यानी इतिहास पे है। क्लास 6 के लिए इसको आप 7th में भी पढ़ा सकते हैं अपने तरीके से। फिर लेसन प्लान 1 डालेंगे यानी पाठ्य योजना, फिर विद्यालय का नाम और डेट यानी दिनांक, विषय, फिर उपविषय, फिर कालांश, फिर अवधि, फिर कक्षा, ये सब डालकर फिर आप प्रकरण डालेंगे कि आपका प्रकरण क्या है। तो इसमें प्रकरण है मौर्य समाज। फिर समान उद्देश्य डालेंगे आप। तो समान उद्देश्य मेनली 5 तक आप लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम एवरेज जो है आप 5 लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके अकॉर्डिंग आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। फिर समान उद्देश्य में आप ये 10 टॉपिक्स लिखेंगे। छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों में कल्पना स्वयं चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देना, छात्रों के ऐतिहासिक तथ्यों का कला अनुसार ज्ञान, छात्रों में सांस्कृतिक एकता भावनाओं को जागृत करना, छात्रों में अतीत की जानकारी देना, छात्रों का नैतिक विकास कर उन्हें चरित्रवान बनाना, छात्रों में भारतीय संस्कृति के प्रति आदर और जागृत करना। ये ऐसा फ्रंट पेज आप इस तरह से बनाएंगे। फिर आता है आपका सेकंड पेज, जिसमें आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लपेटन, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट इत्यादि लिख सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान, बच्चों को रिलेट कराएंगे कि हाँ पूर्व ज्ञान क्या है। छात्राओं को भारतीय साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी होगी। फिर प्रस्तावना प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेसन प्लान में, जो कि बच्चों को टॉपिक निकलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे, छात्र क्रिया लिखेंगे। फिर जैसे क्वेश्चंस आप इसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट कोशिश करिए कि 3 और 4 क्वेश्चन तक बच्चों का टॉपिक आ जाए। जैसे कि तिरंगे झंडे में बने चक्र का क्या कहते हैं, तो तिरंगे झंडे में बने चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। ऐसा बच्चे उत्तर देंगे। यह चक्र किस महान सम्राट के नाम से जाना जाता है? यह चक्र सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। फिर सम्राट अशोक किस साम्राज्य के शासक थे? सम्राट अशोक मौर्य समाज के शासक थे। फिर लास्ट में टॉपिक मौर्य समाज निकाला गया है। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिर उद्देश्य कथन क्या होगा? बच्चों, आज हम मौर्य समाज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत प्रकरण को अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रशिक्षण बिंदुओं में विभाजित किया गया है। तो 3 शिक्षण बिंदु में आपका आ जाता है। पहला, विशिष्ट उद्देश्य के अंदर ही हम 3 टॉपिक लिखेंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक भी होगा पीछे। तो ये 3 टॉपिक हम विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षण बिंदु में भी लिखेंगे। फिर कॉलम बनाएंगे 3 शिक्षण बिंदु जिसमें होगा और विशिष्ट उद्देश्य, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। फिर उसके बाद फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो छात्र अध्यापिका फिर उसको समझाएंगी। फिर मौर्य वंश से संबंधित प्रमुख स्रोत हैं जिसमें बौद्ध स्रोत के नाम से जाना जाता है। हम इसमें मौर्य समाज के प्रारंभिक जीव, युद्धों, उपलब्धियों का विवरण मिलता है। फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? इसमें लिख सकते हैं छात्राएं मौर्य वंश की उत्पत्ति जान सकेंगी। और फिर बोधात्मक में भी लिखेंगे छात्राएं मौर्य वंश की उत्पत्ति बता सकेंगे। हालांकि ये जो कॉलेज है अलॉट हुआ वो गर्ल्स का है, इसलिए यहाँ पे छात्राएं लिखा गया है। आप अगर बॉयज़ में है तो छात्र लिखेंगे, अगर गर्ल्स बॉयज़ दोनों का कॉलेज है, स्कूल है, तो वहाँ पे छात्राएं दोनों लिखेंगे ऑब्लिक करके या डैश करके। ठीक उसी प्रकार आगे स्पष्टीकरण में आगे बताते जाएंगे। बौद्ध स्रोत के अनुसार नंद वंश के शासक का धन नंद का उपमानित आचार्य कौटिल्य ने बालक चंद्रगुप्त को राज्यकालीन नामक खेल खेलने पर देखा। फिर बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। फिर ये ऐसे स्पष्टीकरण करेंगे। फिर यहाँ पे
छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई। तो इस प्रकार आपका सेकेंड पेज भी कुछ ऐसे, थर्ड पेज भी कुछ ऐसे ही बनेगा। फिर आते हैं सेम वही 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। फिर अनुप्रयोगात्मक, जिसमें से अभी 2 मैंने बताया है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक। अब अनुप्रयोगात्मक शिक्षण बिंदु यानी कि विशिष्ट उद्देश्य में ही लिखेंगे इसको भी। छात्राएं मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में लिख सकेंगी या जान सकेंगी या बता सकेंगी, ये सब कुछ इसमें ऐसे लिखा जा सकता है। फिर विदेशी विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त के लिए सेकेंड्रो कॉर्ट्स नामक उल्लेख किया गया है। फिर कुछ कुछ चीज़ें जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट वर्क भी आप यहाँ पे ऐसे लिखा सकते हैं, देख सकते हैं, या आप किसी भी तरीके से इसको अट्रैक्टिव, अपने लेसन प्लान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या फिर और अच्छा बनाने के लिए इस प्रकार से कुछ कुछ चार्ट पेपर्स या फिर ब्लैक चार्ट पेपर्स का यूज़ करके ब्लैक बोर्ड समरी आप उसमें दिखा सकेंगे। फिर ब्लैक बोर्ड समरी में कुछ इस प्रकार लिखेंगे। फिर आगे ही इस प्रकार चंद्रगुप्त ने मौर्य प्रथम वंश के केंद्रीय शासक के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित किया। फिर बोध प्रश्न, बीच बीच में बच्चों को बोध प्रश्न पूछते रहेंगे कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं आपकी बात या नहीं। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे, चंद्रगुप्त ने किसको पराजित किया, फिर बच्चे आंसर करेंगे। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त ने नंदवंश के शासक धननंद को पराजित किया। ठीक इसी प्रकार हमारा 4th वाला भी आप ऐसे स्पष्टीकरण कर सकते हैं। फिर कुछ इस प्रकार भी चार्ट पेपर का यूज़ करके फिर ड्राइंग करके कुछ अच्छे से, जैसे यहाँ पे श्यामपट वर्क दिखाया गया है, एज अ श्यामपट बनाकर यानी ब्लैक बोर्ड वर्क का ड्रॉ करके अच्छे से उस तरीके से ये बताया गया है। फिर उसके बाद मौर्य वंश प्रशासक, ऐसे 3 शिक्षण पॉइंट भी। फिर सेकंड टॉपिक आ गया मौर्य प्रशासन। फिर इसको ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, ये 3 चीज़ लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण कि हाँ मौर्य वंश प्रशासक क्या है उसके बारे में डीपली जानकारी देंगे कि हाँ मौर्य वंश प्रशासक समझने के लिए प्रस्तुत उस मेगस्थनीज, इंडिको और कौटिल्य के अर्थशास्त्र। फिर कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे अपना आप लिखते जाएंगे। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार, ये लास्ट वाली पेज, लास्ट नहीं, सेकंड पॉइंट का सारा समरी है कि हाँ ऐसे इसको लेसन प्लान बनाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट बोधात्मक, सेम वही प्रोसेस, बोधात्मक क्रियात्मक लिखेंगे। फिर ये क्षेत्र विभाजन, साम्राज्य, प्रांत, जनपद, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से बना कर दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे जिम्मेदार व्यक्ति कर्तव्य, कुछ इस प्रकार बना के अच्छे से दिखा सकते हैं। फिर सेम अनुप्रयोगात्मक, फिर सेम चीज़ें रिपीटेड। श्यामपट कार्य, बोधात्मक प्रश्न बीच बीच में करते रहेंगे। श्यामपट कार्य ये है। थर्ड है मेगस्थनीज की नज़र में। फिर इसको अच्छे से ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। श्यामपट कार्य,
फिर एक समरी के तौर पर श्यामपट्ट सारांश, उसका जो भी आप श्यामपट्ट में लिखते हैं उसका 100% तो नहीं, बट हाँ 60% यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि हाँ आपने क्या क्या श्यामपट्ट पे यानी ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाया है। ये फिर निरीक्षण में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे, फिर पुनरावृत्ति क्या क्या है प्रश्न, फिर गृह कार्य देकर फिर ये फाइनल आपका एक लेसन प्लान रेडी हो जाता है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।